Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. A very warm welcome all of you to joining us today for this webinar session. I am truly delighted to खुशबू मैम, आपका आवाज चला गया है, वीडियो स्टक हो गया है। हेलो, आपका बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है मैम। सॉरी मैम, थोड़ा इश्यू हो गया था नेटवर्क का। Dr. Priyanka ma'am has graduated from Pansil Homeopathic Medical College and Hospital, Khamgaon. Right after graduation, she has joined the Swara Homeopathic Clinic and Gurukul to learn under the guidance of Dr. Shekhar Algundi sir. Her exceptional organizing skill make her life force behind all the national and international activities organized by Swara, especially the most out after the Swara Homeo Gurukul workshop, where she is the core executive organizer and one of the teaching faculty. She is independently practiced at Swara Homeopathic Clinic, and along with that, she is also heading the charitable operations of Swara Homeo Clinic, Mumbai from past 13 years, having penned articles for national and international homeopathic journal, conducting varied medical camps and spreading awareness about the homeopathy through various media. Dr. Priyanka ma'am does many heads and carries out each roles with equal aplomb. Today, ma'am discuss how to understand patient language in terms of kingdom classification. So, without further delay, I am inviting all of you to join me in extending warm welcome to Dr. Priyanka Patole ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you so much, खुशबू मैम। And सुप्रभात, good morning to all the students. मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आपके वीडियोस चालू रखिए ताकि हम एक दूसरे को देख पाए। मुझे भी जानने दो कौन कौन आज है और आपके क्या क्या क्वेश्चंस है। आपको रिक्वेस्ट है सबको कि आप प्लीज आपके वीडियोस ऑन करिए, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन जब होगा तभी हम इससे सीख पाएंगे। सिर्फ वन वे एक जन बात करेगा, सामने वाला सिर्फ सुनेगा, तो बहुत ही बोरिंग सा सेशन हो जाएगा। सो लेट अस मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट 2 hours दैट वी आर गोइंग टू स्पेंड विथ ईच अदर, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि पता चले कि होम्योपैथी में रस है और बहुत ज्यादा रस है। इसको हम एक करियर के तौर पे, इसको हम अपना प्रोफेशन के तौर पे चुन सकते हैं, और क्यों। आपके वीडियोस ऑन करिए प्लीज स्टूडेंट्स। थैंक यू डॉक्टर नरेश। बाकी के स्टूडेंट्स प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन करिए। थैंक यू जानवी। नो इश्यूज, आपको डायरेक्टली कोई प्रश्न पूछना शुरू नहीं करने वाला है, जस्ट टू नो ईच अदर। क्योंकि कैसा है, अगर हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, आपके चेहरे से, आपकी आंखों से हमें पता चलेगा कि आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो भी ये सेशंस चल रहे हैं कितने हद तक आपको हेल्पफुल हो रहा है। ओके,
सो अभी तक हमने 11 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं ये 21 डेज के सीरीज में। और ये 21 डेज का जो सीरीज है, इसके पीछे का जो मकसद था, एम था, वो यही है कि जो भी इसको अटेंड कर रहा है, एक तो इसके नॉलेज में अच्छा खासा इनपुट मिले। सेकंड, एक होम्योपैथी एक सॉलिड बेस का साइंस है जहां पर आपको डेफिनेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप आपका 100% दोगे तो, ये बताना चाह रहे हैं केसेस दिखा के। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि काफी सारे जो बिगिनर्स रहते हैं उनको एक दुविधा रहती है कि मैं ये प्रैक्टिस कर पाऊंगा या नहीं, या कर पाऊंगी या नहीं, होम्योपैथी को करियर करके चुन पाऊंगी या नहीं, क्या इसमें स्कोप है, क्या इसको एक करियर बना के मैं अपना खुद का घर बसा पाऊंगी। मेरे जो एक नॉर्मल इंसान का एक सामाजिक तौर पे एक व्यक्तिगत जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, घर घर का बोलो या पर्सनल बोलो या कुछ भी बोलो, क्या मैं वो निभा पाऊंगी होम्योपैथी करियर चुन के, या निभा पाऊंगा। तो ये एक मोटिवेशनल सीरीज है आप सबके लिए। जो सारे स्पीकर्स ये राह पे चले हैं आपके आगे, कुछ 10 साल के लिए, कुछ 25 साल के लिए, कुछ 30 साल से, कुछ 35 साल से, कुछ 5 साल से, ये आपको सभी लोग बताना चाह रहे हैं ये राह आसान नहीं है, लेकिन इस पे चला जा सकता है अगर आप में थोड़ी भी शिद्दत है कि नहीं, मुझे कुछ करना है जिंदगी में, मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में और मैं करके रहूंगा या रहूंगी, तो ये पाथ आपके लिए है और ये आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हो। आपको थोड़ा सा डेडिकेशन डालना है, डिटरमिन्ड रहना है, फोकस्ड रहना है। जो एक बार बार के जो एक ख्वाब आते हैं, अरे मेरा ये फ्रेंड देखो क्या कर रहा है, मेरा वो फ्रेंड देखो क्या कर रहा है, अरे इसने तो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, इसको तो अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है और मैं बेचारी कहाँ फंस गई होम्योपैथी करके। ये सब आएंगे, ये सब डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आएंगे और इनका आना उचित है क्योंकि हम लोग वो एज ग्रुप में हैं, हम लोग वो चल रहे हैं ना, वो जो अर्ली 30s या लेट 20s, अर्ली 20s कुछ लोगों के लिए जो अभी भी कॉलेज में है। दिस इज द वेरी क्रूशियल टाइम पीरियड ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें लाइफ के बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, एक जो आपके लाइफ को शेप करेगा, ऐसे डिसीजन लेने का ये वक्त है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्म फुटेड रहना, फोकस्ड रहना, और अगर दुविधा मन में है, जो कि होगी, काफी सारे लोगों को होगी, कोई ऐसे संस्था के साथ, व्यक्तियों के साथ जुड़ना कि जिन्होंने अपने लाइफ में सही में कुछ हासिल किया है, अपने अपने करियर से लेके या अपने एक व्यक्तिमत्व से लेके, और ऐसे लोगों से सलाह लेकर उस राह पे चलना है। इससे क्या होगा, हम जो इनिशियल ईयर्स में जो गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, ये प्रोसेस में हम जो वक्त गवाएंगे और जो मानसिक तौर पे चोट खाएंगे, उससे थोड़ा सा बच सकते। क्यों? क्योंकि हमने किसी एक व्यक्ति पर विश्वास रखा, उसके कार्य पर विश्वास रखा, ब्लाइंडली नहीं। हमने देखा कि उसने क्या किया है जिंदगी में, किस तरह से किया है और अभी तक करता आ रहा है, इसका मतलब ये रास्ता सही है। उसको चुनना और फिर उससे आगे बढ़ना। इससे क्या होता है, आपके ही साथ के जो लोग रहते हैं ना, जो ये गिरेंगे उठेंगे चलेंगे फिरेंगे, दुविधा से जो जाएंगे, उनका मोड़ और आपका मोड़ ये थोड़ा अलग हो जाएगा। ये मैं मेरे पर्सनल एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से आपका जो प्रोग्रेस है लाइफ में, उसको एक तरह की गति मिल जाती है, एक इंजन लग जाता है। रास्ता ये भी कठिन होगा,
क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो लगता है और वो व्यक्ति को जो लगता है वो अलग अलग भी हो सकता है, मन मुटाव भी होगा, झगड़े भी होंगे, लेकिन तटस्थ रहना है और आगे बढ़ना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, आपको लगेगा अरे यार मैं तो कहाँ के कहाँ निकल गया। आज का दिन ऐसा लगेगा अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आजू बाजू के लोग आपको बताएंगे कि नहीं, अरे तू तो कहाँ से कहाँ निकल गई। और ये मैं बहुत मेरे दिल से, तहे दिल से आप सभी को कह रही हूँ, क्योंकि मैं आप सबके जर्नी से जा चुकी हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है आप सबको बताना कि आपके भी राह में ये सारे पिटहोल्स, ये सारे खड्डे आने वाले हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा उसमें गिरी हूं, मुझे चोट लगी है, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है आपको बताऊं, ताकि एटलीस्ट आप कुछ चीजों में से बच जाओ और आगे निकल लो और थोड़ा और जल्दी लाइफ में प्रोग्रेस कर लो। तो ये एक हार्ट टू हार्ट मेरे लिए एक इंट्रोडक्टरी ये था आपके लिए नोट। द सेकेंड स्टेप इज, अभी हमने जैसे 11 लेक्चर कवर किए, तो ये 11 लेक्चर्स में से जैसे हमने फीडबैक फॉर्म्स मंगाए थे, तो वहां पे सभी लोगों ने वेरी गुड, बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। लेकिन हमें ये भी जानना है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में ऐसे कोई क्वेश्चंस आए हैं क्या कि ये 11 सेशन में मुझे ये प्रश्न लग रहा है और इसका मुझे आंसर नहीं मिला। तो मैं एक 5 मिनट के लिए रुकती हूँ यहाँ पे, और वैसे प्रश्न जो आपको पूछने आए हैं, जेन्युइनली आए हैं दिमाग में, मे बी रिलेटेड टू दिस सीरीज या फिर रिलेटेड टू द एम ऑफ दिस सीरीज, जैसे मैंने आपको 4 एम बताए ये सीरीज के जो थे, तो आप ये प्रश्न प्लीज यहाँ पे डालिए, क्योंकि ये जो आज का लेक्चर है ये एक तरह से एक हॉल्टिंग लेक्चर है। आगे के 10 लेक्चर्स और पिछले 10 लेक्चर्स का एक कनेक्टिंग लिंक होगा। तो प्लीज आप जरा पूछिए कि आपको अभी तक क्या क्या सवाल आए हैं पिछले 10-11 सेशन होने के बाद, या फिर इन जनरल आपको होम्योपैथी से लेके क्या सवाल है। आप आपका जो माइक्रोफोन है उसको चालू करके आप आपके मुंह से मुझे बताइए क्या आपके प्रश्न है, ताकि मुझे एग्जैक्टली exactly पता चले। कभी कभी क्या होता है, हमें हमारे दिमाग में जो रहता है और हम जो टाइप करते हैं उसमें थोड़ा सा एक जो इसेंस है वो मिस हो जाता है। तो आप आपका माइक ओपन करिए और मुझे पूछिए आपके क्या सवाल, और बिल्कुल बिना झिझक के पूछिए। हम लोग सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं। करियर से लेके आपके होम्योपैथी अभी जो कर रहे हैं उससे लेके, ये सेशन से लेके, या इन जनरल जो आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं। एज अ फ्रेंड करके पूछिए। सवाल तो हम सभी को रहते हैं, काफी रहते हैं। दिमाग एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। सो दिस इज आई थिंक अ गुड चांस कि, और मैं हमेशा ऐसा चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मुझे भी कोई एक व्यक्ति ऐसे मिला जो मेरे तरह, मेरे ही राह में आगे थोड़ा सा और निकल गया है और मुझे वो मिला, तो मैं तो उसको पकड़ पकड़ के पूछूंगी भाई आगे कैसा होता है, ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा। क्योंकि ये सारे लोग जो अम, आप आपके सेम करियर से निगडित है और आगे कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेते हैं, इनसे बात करना, इट इज एज गुड एज रीडिंग अ बुक। जैसे हम बुक पढ़ते हैं ना, तो इन लोगों से बात करना
उसी तरह से रहता है। जैसे बुक में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, सेल्फ हेल्प बुक जिसको बोलते हैं, तो ये लोगों से बात करना इट इज एज गुड एज आपके खुद के सवालों के जवाब ढूंढना। किसी को कोई सवाल नहीं? स्ट्रेंज है। लास्ट के 30 सेकेंड रुकती हूँ। ड्यूरिंग माय केस टेकिंग मुझे है ना पेशेंट की जो सिम्टम्स मतलब उसकी जो लैंग्वेज है ना वो रूब्रिक में कन्वर्ट करने में मुश्किल होती है। मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट है वो जो पेशेंट बोल रहा है उसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा रेपेटाइजेशन में लेना है और कौन सी मेडिसिन फिर वो रेपेटाइजेशन में जो पाछे आती है उसमें से कौन सी सिलेक्ट करके उनको प्रिस्क्राइब करनी है वो डिफिकल्ट लगता है। और मेन जो है वो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मिनरल किंगडम से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो कौन सी मेन थीम है वो पेशेंट में, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं होती है। वेरी गुड जानवी। और ये है एक्चुअल असलियत हम सबकी। ये लाइफ, ये जो फेज होती है ना जब हम कॉलेज से निकल के आते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो वैसे? इंटर्नशिप चल रहा है या क्या चल रहा है आपका? इंटर्नशिप। हाँ, क्योंकि हमें कॉलेज में सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जाते हैं, बराबर है, और अपने पास बुक में सिम्टम्स तो लिखे रहते हैं। सो एंड सो रेमेडी के पेशेंट सो एंड सो तरीके से बात करेंगे, ठीक है। ये मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल बता रही हूँ। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे ना बैठ के मटेरिया मेडिका, और जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रग है नक्स मॉस्चाटा, उसमें लिखा हुआ था कि पेशेंट्स सलाइवा इज एज गुड एज अ कॉटन। इतना स्टिकी थिक होता है कि जब वो बोलने लगता है उसका टंग जो है वो हार्ड पैलेट को जाके स्टिक हो जाता है। और ऐसे काफी सारे सिम्टम्स लिखे हुए होते थे। हम लिटरली ये सिम्टम्स का मजाक उड़ाते थे। कौन आके ये ऐसा बताने वाला है? कौन पागल आएगा हमारे पास जो बताएगा कि हमारा सलाइवा ऐसा है? किसको पड़ी? एक एक ड्रग का हमने मजाक उड़ाया। और आज पिछले 13 सालों में हर एक दिन जब पेशेंट आके ऐसे उठ पटांग चीजें हमें बताते हैं तो वो दिन याद आते हैं कि हमने क्या क्या किया था ये मटेरिया मेडिका के साथ, कितना इसका हद तक मजाक उड़ाया था, लेकिन ये सब सच है। तो इसके लिए मैं आप सभी को भी ये बताना चाहूंगी कि अभी लगेगा कि अरे ये क्या लिखा है, क्रेजी, ऐसा कौन बात करता है? ऐसे ही बात करते हैं लोग, प्रोवाइडेड हम अपने कान और अपनी आंखें, ये जो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं होम्योपैथ के लिए, ये एज गुड एज अपने एवेंजर्स को कैसे शस्त्र रहते हैं उनके पास, तो होम्योपैथ के ये शस्त्र है। अपने स्पेशल सेंसेस, जो पांच स्पेशल सेंसेस है ये अपने एक्चुअल अस्त्र है। ये अगर अपने इंटैक्ट रहे, शार्प रहे, तो वही सुनाई देगा जो सुनना है, वही दिखाई देगा जो देखना है, वही सेंस कर पाओगे जो एक्चुअल सेंस करना है, ना कि ह्यूमन तरीके से देखेंगे। अभी दुविधा क्यों आ रही है पता है? जैसे कि एकदम करेक्टली जानवी ने बोला कि ये नहीं पता चल रहा है कि क्या उठाना है और क्या नहीं। देखो कैसा है ना, एलोपैथिक सब्जेक्ट्स में जो जो मेडिसिन करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, उनको कैसा प्रॉपरली बताया रहता है कि बाबा ये डिसीज के लिए ये सिम्टम रहेंगे, ये सिम्टम दिखे तो ये डिसीज है, ये दवाई देनी है। अपने यहाँ पे उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। अगर मेरा पेशेंट बोल रहा है, अस्थमा का कंप्लेंट लेके आया है और बोलता है कि मुझे चलते वक्त, सीढ़ी चढ़ते वक्त मैं बहुत हांफता हूँ, ऐसा लगता है कि क्लोज रूम में ऐसा लगता है मेरी जान निकल जाएगी, और अगर हमने वो सिम्टम लिए तो हम नहीं प्रिस्क्राइब कर पाएंगे होम्योपैथिकली।
अगर हमारा पेशेंट आके बोलता है कि मुझे अस्थमा का तकलीफ है और जब भी मुझे ऐसा लगता है मेरी सांस फूल रही है, मुझे सांस लेने नहीं हो रही है, मैं है जो है गाना लगाती हूँ, जोर से डांस करना, गरबा करना चालू करती हूँ, जोर जोर से गरबा करती हूँ। और जो मुझे रिलीफ आता है डॉक्टर साहब, वो मुझे कौन से भी पंप से नहीं आता। ये पेशेंट अगर गया पल्मोनोलॉजिस्ट के पास तो वो उसको भेजेगा मेंटल हॉस्पिटल, वो बोलेगा पागल हो चुकी है लड़की। लेकिन अगर यही पेशेंट आया होम्योपैथ के पास तो इसको मिलेगा सेपिया, और वो सेपिया से ठीक होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा, आहा, कौन सा अस्थमा का पेशेंट बोलता है कि मैं अटैक के टाइम जोर जोर से कूद के गरबा करती हूँ। तो ये देखना है हमें होम्योपैथी में। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? वीडियोस ऑन करो, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जो समय बिता रहे हो उसको एक्चुअली मीनिंगफुली बिताओ। जस्ट डोंट डू इट फॉर हेक ऑफ डूइंग, देयर इज नो फन इन दैट। इट इज एज गुड एज ऐसे हुआ कि हम फैमिली डिनर के लिए गए और डिनर टेबल पे सब लोग अपने अपने मोबाइल लेके बैठे, तो वो फैमिली डिनर का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। इसी तरह से आज हम लोग मिले हैं, पता नहीं आगे कब मिलेंगे, तो जब मिले हैं तो एक दूसरे को जरा देखते हैं, बात करते हैं। टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। सुन रहे हो कि नहीं सब लोग? समझ में आ रहा है अभी तक मैं क्या बता रही हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? यस, नो, कुछ तो। विपुल सर को बताना पड़ेगा, बहुत ही बोरिंग बच्चे हैं विद्यादित्य के। आज ही फोन लगाती हूँ दोपहर को। समझ में आ रहा है? ओके, सो ये था पहला जवाब जानवी के क्वेश्चन का, क्या देखना है और क्या नहीं। तो वही देखना है जो नॉर्मल नॉर्म्स में फिट नहीं होता है। आर्थराइटिस का पेशेंट आया है जिसके दोनों घुटने जकड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बोल रहा है डॉक्टर साहब जब भी ये ज्यादा जकड़ता है मैं काटी लेके क्यों ना हूं, चलने के लिए जाती हूँ, इससे मुझे अच्छा लगता है। यही अगर पेशेंट गया रूमेटोलॉजिस्ट के पास तो बोलेगा बिल्कुल चलना बंद, आज से घर पे बैठने का, बिल्डिंग से नीचे उतरने का ही नहीं, खाना भी जो है डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने का। क्योंकि उनके लिए दैट इज द वे ऑफ थिंकिंग। हमारे लिए क्या है, आर्थराइटिस का बंदा है, दोनों जॉइंट्स जकड़े हुए हैं लेकिन फिर भी इसको चलना है, ये कुछ खास है। ये देखना है हमें, क्योंकि ये बताता है असलियत, नकाब नहीं, असलियत। तो होम्योपैथी में हमें देखना है असलियत, वो इंसान की असलियत, समाज से परे, जेंडर से परे, एज ग्रुप से परे, जो प्योर बोलते हैं ना एक छाप छोड़ता है इंसान, वो देखना है। एक और उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। एक पेशेंट आई थी, ऑलमोस्ट शी वाज 75 years ओल्ड। एकदम मतलब उसको लिटरली दो जन ने पकड़ पकड़ के लाया था। अरे बाप रे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, मैं तो मरी जाऊंगी, मुझे नहीं लगता मैं जीने वाली हूँ, इतना दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, सर से लेके पांव तक दर्द दिख रहा है, दर्द है, पकड़ के ला रहे। और क्या दिख रहा है, आंखों को ना ऐसे जूम करने का, अरे इसने तो मस्त से पेडिक्योर और मैनिक्योर कराया हुआ है, इसके तो नेल पेंट मस्त पेंट किए हुए हैं, और मुझे तो ये बता रही है कि ये तो जीने नहीं वाली है। कौन सा जीने नहीं वाला इंसान पेडिक्योर मैनिक्योर करके इतना अच्छे से नेल पेंट लगाता है? हमको तो बाल बनाने तक की फुर्सत नहीं है 20 की उम्र में। ये देखना है, वो तो देखो ही कि इसको दर्द हो रहा है, उसकी दवा देनी ही है हमें।
लेकिन हेल्प क्या करेगा वो एग्जैक्ट रेमेडी के लिए? उसकी ये खुजली, आंटी ये नेल पेंट कभी लगाई आपने? नहीं बेटा, मुझे ना बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना बन ठन के रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो मरने तक अच्छे से रहना है, अच्छी अच्छी साड़ियां, अच्छे अच्छे नेल पेंट, मैचिंग ज्वेलरी, ये मेरी चाहत है। और मैं ये नहीं कर पा रही हूँ ये दर्द की वजह से, मुझे ये करना है। तो भी क्या इंपॉर्टेंट हुआ? वो दर्द नहीं, उसको क्या करना है। क्या होगा आंटी अगर ये करोगे तो? अरे ये करूंगी तो समाज में लोग मुझे देखेंगे, चार लोग इज्जत देंगे, जहां पर मैं जाती हूँ वो पूरे फंक्शन की जैसे मैं जान बन जाती हूँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हूँ, लोग सब मुझे ही देखते हैं। भले ही वो फंक्शन रहेगा किसी और का, लेकिन वो फंक्शन पे पूरी मैं ही छा जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं ही वहां की रानी हूँ। और मुझे ये जो एहसास होता है ना कि मैं ही यहाँ की रानी हूँ, ये मुझे बहुत खुशी देता है डॉक्टर साहब। ऐसा लगता है कि मैं ही, ये बाकी सब कोई नहीं है मेरे सामने, मैं ही यहाँ की सबसे शानी हूँ। और वो है उसकी असलियत, दवा वहां पर है। सिर्फ वो जोड़ों के दर्द को देखोगे, जॉइंट्स पेन, जॉइंट स्टिफनेस, तो वही मिलेगा, वही रस्टॉक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। लेकिन जब ये देखोगे कि वो जोड़ों का दर्द जिसको है, उसकी चाहत है बनठनना, सजना, टॉक ऑफ द टाउन होना, पूरा छा जाना, तब पता चलेगा अरे यार देयर इज समथिंग लाइक दिस रेमेडी, लाइक पैरिस क्वाड्रिफोलिया। ये एक रेमेडी है, ये आती है लिली फ्लोरे फैमिली से, लिलीज, जो एक सेपरेट क्लास ऑफ रेमेडीज है। और इनको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें लिलियम टिग्रिनम, ये अपनी कॉलेज की कॉमन नोन रेमेडी है, इनको अच्छा लगता है सब पे छा जाना, क्योंकि ये लोग बहुत स्पेशल रहते हैं नेचर में भी। रेमेडीज लाइक ट्यूलिप के फ्लावर्स जो रहते हैं ना, बहुत महंगे रहते हैं। उसके बाद वैनिला, फिर ये लिलीज, ये सारे ऑर्नामेंटल चीजें हैं। और इनको हम लोग नेचर में भी बहुत अच्छी तरह से सहारते हैं। अरे बाप रे, अच्छे से यूज करना, हाँ ये बहुत महंगा है। तो ये लोग भी अपने विचारों में, अपने चॉइसेस में बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इनको लगता है मैं तो कुछ हूँ। तो जब इसको जोड़ोगे और इसको अभी देखोगे जॉइंट्स में जाके, ये रेमेडीज को, वहां पर भी आपको वो सब मिलेगा जो रस्टॉक्स में है। लेकिन रस्टॉक्स की मेंटालिटी नहीं मिलेगी, जो हमेशा रस्टॉक्स को बोलता है उठ चल, उठ चल, क्योंकि चलने में ही तू बचेगा, अगर तू बैठेगा तो तू अकड़ेगा। तुझे चलना है तभी तेरे जॉइंट्स अच्छे रहेंगे। तो ये देखना है, जानवी का जो प्रश्न था, ये देखना है, तभी पता चलेगा कि क्या देखना है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तभी आएगा मजा। क्योंकि हर एक पेशेंट में देखेंगे वो चीज जो नहीं बैठती है पैथोलॉजी में। इसके लिए कॉलेज के ये जो लेक्चर्स है पैथो फिजियोलॉजी, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को ये बताएगा कि मेरे पेशेंट में ये डिसीज से लेके ये सारे कॉमन सिम्टम है, तो इस पे तो होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब होगी। तो ये पेशेंट में ऐसा क्या है जो ये डिसीज से उल्टा है, जो ये इसको स्पेशल बनाता है। और एक एग्जांपल देती हूँ, परसों की ही बात है, बहुत धूप है यहाँ पर भी, मुंबई में भी। और क्या होता है, जब बहुत ज्यादा धूप हो जाती है तो हमें कुछ ना कुछ ठंडा पीने का मन करता है, हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, छाछ पीते हैं, लस्सी पीते हैं। तो एक गर्ल थी, उसने भी वैसा ही किया, मस्त ठंडी ठंडी लस्सी पी ली, और जो गला पकड़ा उसका, नेक्स्ट डे बुखार, थ्रोट पेन, ये सब चालू हो गया। तो अभी ये पेशेंट आएगा अपने पास और बताएगा कि कल मैंने ऐसे ऐसे किया था, उसके बाद से मुझे थ्रोट पेन चालू हुआ, सोर थ्रोट है, स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी है, बुखार आया हुआ है। कैसे प्रिस्क्राइब करोगे अभी? वही लोगे? अगर किसी का गला दर्द है तो बोलेगा गले में निगलते वक्त तकलीफ है, दिस इज अ कॉमन सिम्टम, किसी को भी वही होगा। बुखार है, ऐसा लगता है सोया पड़ा रहूं, किसी को भी यही होगा बुखार में।
लेकिन ये लड़की मेरे को क्या बोली, इतना बुखार है, ऐसा लग रहा है ना डॉक्टर साहब, इतना गला जल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतने बुखार में भी हाँ ठंडे ठंडे पानी से पूरा नहा लूं, ठंडा ठंडा पानी पीती रहूं, ऐसा लगता है कि बर्फ का गोला जैसे पेट पे बाहर से लगाऊं, अंदर से पूरा बुखार से कपकपा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है बाहर से पूरा ठंडा ठंडा ये करूं, जैसे लग रहा है कि पूरा फ्रिज का फ्रीजर खोलूं और मुंह सर उसके अंदर डाल दूं। तो ये है पिक्यूलैरिटीज, और इसके ऊपर आप प्रिस्क्राइब करोगे। आर्सेनिक जब पढ़ोगे तब यही सब है, क्योंकि आर्सेनिक की ये पिक्यूलैरिटीज है। उसको ऐसा लगता है बुखार में भी कि जैसे कि पूरा सर इतना गर्म हो गया कि फ्रिज खोलूं और फ्रिज के अंदर सर को डाल दूं, क्योंकि सभी जगह पे बर्निंग 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 है। तो ये है क्या देखना है का उत्तर। सेकंड सवाल था कि जब हम रेपर्टराइजेशन करते हैं तो उसके ऊपर आते हैं कुछ रेमेडीज जो आते हैं प्लांट से, कुछ आते हैं मिनरल से, कुछ आते हैं एनिमल से, और ये हमेशा ही होता है। और वो जो आने वाले रेमेडीज है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली सिमिलर रहते हैं। मतलब एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि यार इसमें और इसमें फर्क क्या है, स्टिफनेस तो इसमें भी है, स्टिफनेस तो इसमें भी है, प्यास तो इसको भी लग रही है, प्यास तो इसको भी लग रही है, तो इसमें से चुनो क्या। और ये है बहुत बड़ा सवाल, और इसका जवाब आज हम साथ में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक, किस तरह से देखना है किंगडम। तो मेजरली तो अपने पास तीन किंगडम के रेमेडीज रहते हैं, प्लांट है, मिनरल है और एनिमल है, ठीक है। और भी है जैसे कि नोजोड, सार्कोड, इम्पॉन्ड्रेबल्स, लेकिन पहले दूध पीते हैं, उसके बाद चपाती खाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, ताकि क्या होगा, डाइजेशन मेंटली अच्छा होगा और जंबलिंग नहीं। तो ये तीन जो किंगडम है, इसमें किस तरह से डिफरेंशिएट करना है ये जरा देखते हैं, थ्रू नेचर, थ्रू नॉर्मल डे टू डे एग्जाम्पल्स एंड विथ होम्योपैथिक एग्जाम्पल्स। तो जो फर्स्ट किंगडम है प्लांट, उसके लिए नेचर में, नेचर के साथ जुड़ना, हवा का रुख एक तरह से आया तो दूसरी तरह झुकना, मौसम बदला तो पतझड़ होना, मौसम बाहर का आया तो नए नए पत्ते आना, बारिश अगर हो रही है तो मुरझा जाना, अच्छा दिन है तो खिल जाना। तो इसमें क्या होता है, झाड़ वाले जो रेमेडीज हम प्लांट किंगडम से बनाते हैं, मे बी ट्विग से, देयर आर लीव से, रूट से, बार्क से, इससे क्या होता है कि इनमें ऐसी चीजें देखी जाती है कि उनके आजू बाजू जो चीजें होती है उनका इन पे परिणाम होता है। सन से लेके हेडेक होगा, साउंड बहुत ज्यादा है उससे हेडेक होगा, तकलीफ होगी, अगर किसी ने चिल्ला दिया जोर से तो मैं शिवर हो जाती हूँ, अरे बाप रे मुझे कपकपी आ गई, या मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि लाइक प्लांट्स इन द नेचर, ये लोग अपने आजू बाजू वाले होने वाले चीजों को रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उन पे उनका परिणाम होता है और वो दिखाई देता है। दूसरा जो गट है, मोबिलिटी वाले, जो चल सकते हैं, जो प्लांट्स जैसे एक जगह पे स्टेशनरी नहीं, एनिमल किंगडम, इनमें क्या है, अभी मैं चल सकता हूं, आप भी चल सकते हैं। तो अगर मेरा कोई भक्ष है तो वो आपका भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, अभी कौन उसको पाएगा, मैं पाऊंगा या तू पाएगी, और वो पाने में
स्ट्रैटेजी बनानी होगी, प्लानिंग बनाना होगा, उसको कैसे पाना है, क्योंकि इजी नहीं है, सबका लक्ष्य वही है, तो जो स्मार्ट होगा उसको ही मिलेगा। तो इसके लिए एनिमल किंगडम में जब भी हम ये पढ़ते हैं, एपिस मेलिफिका में देखो, लैक कैनाइनम में देखो, लैकेसिस में देखो, नाजा में देखो, डिसीटफुलनेस, प्लानिंग, प्लॉटिंग, जेलसी, ये सारे गुण दिखाई देते, क्योंकि यहाँ पर किस्सा है मैं और तू का। तू शाना या मैं शाना, यहाँ का राजा कौन, कौन पाएगा ये चीज, या फिर उल्टा मैं बहुत ही वीक हूं, वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो मुझ पे हावी होंगे, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो वहीं के वहीं दब जाऊंगा। जो छोटे एनिमल्स रहते हैं, जो इनसे बनते हैं कि जो प्रे तरह के रहते हैं ना, गिव इन करने वाले, सरेंडर करने वाले, बहुत ही नाइव तरह के एनिमल्स, जैसे कि लैक डेफ्लोरेटम हुआ जो गाय के दूध से बनता है, लैक कैनाइनम हुआ जो डोमेस्टिकेटेड डॉग से बनता है। ये लोग थोड़े से रिसेसिव रहते हैं, प्रे तरह के रहते हैं, गिव इन कर लेते हैं, झगड़ालू नहीं रहते, क्योंकि इनको पता है कि हम में कुछ कम है, मैं इससे कम हूं, मैं इंफीरियर हूं, अगर मैंने मेरा मुंह खोला तो ये मुझ पे हावी हो जाए। और तीसरा गट है जो है स्टेबिलिटी वाला, मिनरल किंगडम, जिनके लिए जीने के लिए तेरा साथ होना जरूरी है, या फिर मैं तुझे साथ दूंगा ताकि हम ऐसी कोई चीज पा सके जो हमें पाना है। तो इनमें जैसे कि हम प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं ना, एक दूसरे के साथ कैसे शेयर करते हैं, शेयर करके बॉन्ड करके फिर स्टेबल होते हैं, ये वाली बातचीत रहती है। पेशेंट के लैंग्वेज में कैसे बात करते हैं हम आगे बताएंगे। तो ये है कुछ प्लांट के रूब्रिक्स, ताकि हमें पता चले कि प्लांट किस तरह से अफेक्ट होते हैं। एनवायरमेंट, कोल्ड टेम्परेचर एग्रेवेट कोल्ड एलिमेंट्स फ्रॉम, ठंड से तकलीफ होना, कोल्ड ड्रिंक्स व्हेन ओवरहीटेड, गर्मी है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया उससे तकलीफ हो गई, मतलब वातावरण में बदली हुआ तकलीफ हो गई। देखो यहाँ पे क्या क्या है, बेलिस्परेंसिस, ब्रायोनिया, रस्टॉक्स, तीनों के तीनों प्लांट है। तो वातावरण के टेम्परेचर में बदली होना इनके लिए तकलीफ वाली चीज होती है। सेंसिटिव जनरल नॉइज टू, आवाज से तकलीफ होना, पेनफुल सेंसिटिवनेस टू नॉइज। इसमें देखो क्या है, अमोनियम कार्ब, आर्निका, कॉफिया, कोनायन, नक्स वोमिका, सैंग्विनेरिया, सिनेगा, सिलिका एंड स्पाइजेरिया। 9 रेमेडीज में से 7 रेमेडीज अगेन प्लांट है। तो मेजॉरिटी प्लांट में धूप से, आवाज से, स्ट्रॉन्ग स्मेल से तकलीफ होती है। माइंड सेंसिटिव लाइट टू, देखो 15 रेमेडी है, उसमें से ऑलमोस्ट 10 रेमेडीज आर फ्रॉम प्लांट किंगडम। सेंसिटिव एक्सटर्नल इंप्रेशंस टू ऑल, 22 रेमेडी है, ऑलमोस्ट 15 से 16 रेमेडीज प्लांट किंगडम के। तो इससे हमें एक मोटा मोटी पता क्या चलता है कि प्लांट को आजू बाजू चीजें होने से तकलीफ होती है, और सिमिलरली आजू बाजू की चीजें अच्छी होने से, कंड्यूसिव होने से उनके ग्रोथ में अच्छा इफेक्ट होता है। इनसे प्यार से बात कर लो, पिघल जाएंगे आपके लिए। पल्सेटिला ही ले लो फॉर एग्जाम्पल, अगर पल्सेटिला को बोलो कि तू कितनी अच्छी है, आई लाइक यू, यू आर सो स्वीट, ऐसे खिल जाते हैं फूल की तरह। और वही उनको थोड़ा सा ऐसी नजर से देखो कि अरे ये कहाँ से आ गई, एकदम मुरझा से जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, रोने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का उनको, उनके ऊपर असर गिरता है। इसके लिए प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव इन अ ब्रॉडर सेंस। दूसरे जैसे हमने बोला एनिमल किंगडम वाले, इनके लिए तो मारा मारी, कौन है यहाँ का बादशाह,
टेरिटोरियल इश्यूज, डोमिनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये देखो, You're so raw, looking good. You're everything a big bad wolf. जैसे मैंने कहा था, चीज एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही होगा। जैसे यहाँ पे वो सोडा की बोतल, और चाहिए 2 जनों को। अभी देखना है कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, कौन ज्यादा दिमाग वाला है, कौन किस तरह से प्लान करेगा और कौन किस पे हावी होगा। Now listen to me. Little Red Riding Hood. I don't think little big girls should go walking in the spooky old woods alone. देखा क्या हुआ? एक हो गया दूसरे पे हावी और पा लिया सबका सब अपने लिए। यही होता है एनिमल किंगडम में, और ये हमें पेशेंट के लैंग्वेज में इसी तरह से दिखाई देता है, सुनाई देता है, और अपने रोजमर्रा के जीवन के बातों से। एग्जाम्पल देती हूँ। एक पेशेंट आए थे जिनको था इशू कि मेरी सास जो है, नई नई शादी हुई थी उसकी, ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है ही नहीं, जैसे कि ये इसका ही घर है। अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ, कुछ भी चेंज करना चाहूँ, या कर्टन्स चेंज करने हैं मुझे, या घर का थोड़ा सा डेकोर चेंज करना है, ये बीच में आ जाती है, बोलती है नहीं ऐसा नहीं करना है, ये सूट नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा घर है या नहीं, यहाँ पे सब तो इसका ही राज है। तो मैंने क्या दिमाग चलाया, ऐसी चाल चली कि माहौल ऐसा बना दिया कि ये मेरी जो सास है, इसको मेरा घर छोड़ के दूसरे जगह पे जाना पड़ा, दूसरे जो बहुरानी थी उसके घर पे जाना पड़ा। इस तरह से मैंने उसका काटा निकाला। अभी यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, क्या किया, लेकिन ये भी जानना जरूरी होता है किस तरह से किया, क्योंकि हर एक एनिमल किंगडम के जो रेमेडीज है ना, उनका अलग अलग टैक्टिक्स है। जो रेमेडी स्पाइडर से आते हैं उनका अलग टैक्टिक है, जो स्नेक से आते हैं उनका अलग टैक्टिक है, जो मैमल किंगडम से आते हैं उनका अलग टैक्टिक है। तो इसके लिए जब आप सुनना अच्छे से चालू करोगे, अरे इसने ये क्या बोला मुझे, सास बहू की कहानी तो मैं रोज सुनता हूँ केस में, लेकिन इसने कुछ अलग किया, इसने बोल रही है कि इसने इसका सास का काटा निकाला। ऐसा कौन बात करता है? चल पूछता हूँ कैसे निकाला। तब पता चलेगा आपको पूरा पिक्चर, तब पता चलेगा क्या टैक्टिस खेले, तब पता चलेगा कि किस तरह से किया, क्या प्लानिंग बनाया, क्या प्लॉटिंग किया, और वो सास उसकी वहां पर होना उसके लिए किस तरह से दिक्कत दे रहा है। यहां से होता है शुरुआत किंगडम डिफरेंशिएशन का, क्योंकि आपको सास बहू की कहानी तो हर केस में सुनाई देगी, स्पेशली जहां जहां फीमेल है, जहां जहां मैरिड वुमेन है या एक ही घर में रहते हैं, तो ये कॉमन किस्सा है। क्या सबको हम एक ही रेमेडी देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक को सास और हर एक को अपनी बहू अलग अलग तरीके से तकलीफ देती है या फिर साथ देती है। एक सेकंड।
तो जब भी हम पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है आपके साथ से, तब पता चलता है कि क्या तकलीफ है, और तब होता है किंगडम की जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी शुरुआत। कुछ तो ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, फॉर एग्जाम्पल एक रेमेडी है काली कार्बोनिकम। मेरी सास जब से गुजरी है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का बड़ा सा हिस्सा जो है मुझसे दूर चला गया। तो ये भी तो बहुत बड़ी पिक्युलैरिटी हुई। कौन से बहू को लगता है कि सास गई तो मेरे जीवन का हिस्सा चला गया? ज्यादातर तो यही बोलती है अच्छा हुआ। तो यहाँ पर भी वापिस पूछना है कि क्या थी वो आपके लिए, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि वो जाने से आपका जीवन का हिस्सा चला गया? तब पता चलेगा कि उसका इशू क्या था, वो सास उसको क्या प्रोवाइड कर रही थी। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग मिनरल किंगडम के बारे में सुनने वाले हैं, तो वहां पर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। मैं खुद ही काली का आपको लेक्चर लेने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये लोगों को समझना। तो अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये किंगडम की ओर। तो एनिमल किंगडम के अगर हम रूब्रिक्स देखें, सेक्सुअल बिहेवियर ल्यूइडनेस, तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 19 रेमेडीज है, लेकिन इसमें से देखो एपिस मेलिफिका, ब्यूफोराना, कैंथारिस, लैकेसिस, लाइसिनम, उसके बाद टैरेंटुला, कितने सारे एनिमल किंगडम के रेमेडीज है। माइंड डिसीटफुल, कितने सारे एनिमल रेमेडीज है। देखो यहाँ पे 30 रेमेडीज में से ऑलमोस्ट 10 to 12 रेमेडीज आर एनिमल किंगडम रेमेडीज। माइंड अटैक डिजायर्स टू, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लैकेसिस है, लाइसिनम है। माइंड कनिंग, टैरेंटुला, लैकेसिस, बोथ ऑफ देम आर एनिमल किंगडम रेमेडीज। तो ये जो है गुण है, जैसे हमने प्लांट वाले रेपर्टरी चार्ट में देखा कि बहुत सारी चीजें आजू बाजू वाली चीजों से इनको तकलीफ होती है, वैसे ही एनिमल किंगडम्स में अट्रैक्शन, सेक्सुअलिटी, जैसे किसी को अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना, ये उनका बाय नेचर ही गुण है, क्योंकि उसी तरह से आप जी सकते हो। अगर आपको जीना है तो आपको कुछ खास होना होगा, कोई क्वालिटी में खास होना होगा, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा रिसेसिव गिव इन करने वाला होगा ताकि आप बच सको। क्योंकि एनिमल में ये दो गट हैं, एक तो हावी होने वाले और एक बचने वाले, जिसको हम बोलते हैं प्रे और प्रेडेटर। और तीसरा गट जो है मिनरल किंगडम का, यहाँ पे आता है किस्सा कि तू मुझे कितना साथ दे सकता है, मुझे तेरी कितनी साथ की जरूरत है, या फिर मैं अपने आप में निर्भर रह सकता हूँ, या फिर मैं अभी इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि बाबा मैं तुम्हें कुछ साथ दूंगा, और कितने हद तक दूंगा। तो मिनरल की भाषा कुछ इस तरह से रहती है। और मिनरल के इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं, जैसे कि हम ये पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे है 7 रो, 1 से लेके 7, ये 7 रोज है, और ये 18 कॉलम्स है। तो ये 7 रो और 18 कॉलम से बनता है अपना पीरियोडिक टेबल। और हर एक रो का अपना अपना एक किस्सा रहता है, अपनी अपनी एक चाहत रहती है, डिजायर रहती है। तो मिनरल किंगडम के केसेस में हमें ये मुद्दा इनका उठ के दिखता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉमन चीजें बात करेंगे ताकि थोड़ा सा फैमिलियर लगे, एकदम से डर ना लगे। जैसे कि हमने ये रेमेडीज जो हमने कॉलेज में अपने पढ़े हैं, कैल्शियम देखो यहाँ पे, कल्केरिया कार्ब, फिर रेमेडीज लाइक फेरम, फेरम मेटालिकम जो हमने पढ़ा है, क्यूप्रम मेटालिकम, आर्सेनिक, देखो ये सारे जो रेमेडीज हैं ये आते हैं सब चौथे रो में से, रो 4 में से। और रो 4 का जो इश्यू रहता है वो रहता है रोटी, कपड़ा और मकान का। शादी हो गई, अभी अभी घर बसाना है, संसार बसाना है, बच्चे होंगे, उनका एजुकेशन, घर खर्चा, मंथली इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, आगे समझो कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आ गया तो उसके लिए इंश्योरेंस है क्या, बेटी की शादी करनी है, मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे ही इनके मुद्दे।
और ये एज ग्रुप में ये सब चलता रहता है, तब हम लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ जुड़े हुए। तो ये इनके जो केसेस रहते हैं, इसमें आपको बहुत सारा परिवार से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। मेरी सास ने ये किया, मेरे ससुर ने ये किया, मेरे हस्बैंड से मुझे क्या चाहिए था, मेरे बच्चों से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। क्योंकि ये रेमेडीज जो है ये इस मुद्दों से निगड़ित है। अगर आप देखते हैं काली कार्बोनिकम में ड्रीम्स आते हैं मरे हुए रिलेटिव्स के, या कलकेरिया कार्ब में अगर आप देखोगे तो उसमें भी ऐसा लगता है कि एकदम ऐसे फ्रेंडलेस हो गया हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई मेंटर नहीं है। तो इनको ये फ्रेंड की, ये रिलेशनशिप की बहुत जरूरत रहती है। स्पेशली जो लेफ्ट साइडेड रेमेडीज है, पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग 3 हिस्सों में बांटे, लेफ्ट साइड वाला जहां पर आपको दिख रहा है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, उस तरह का पूरा वो कॉलम, और राइट साइड वाले जहां पे हम लोग देख सकते हैं सल्फर है, क्लोरीन है, ऑल द हेलोजेंस, उसके साथ साथ आता है आर्सेनिक, सेलेनियम, ये सब राइट साइड वाले। यहाँ पे जो उनके गुण है, जो उनकी चाहत है, उसमें उनको ऐसा लगता है कि हम लोग आगे निकल गए, जैसे कि हम लोग गल गए, अभी हमसे जो चीजें हमारे पास थी, जिसकी हमें चाहत थी, वो हमसे दूर जा रही है। जैसे आर्सेनिक में हम क्लासिकली देखते हैं, उसको ऐसा लगता है कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है, डिटियोरेट हो रहा हूँ, मेरा पैसा जा रहा है। जैसे कि मेरे घर में रॉबर्स आ रहे हैं, वो मुझे चोरी कर रहे हैं, मेरा मेरा पैसा चोरी कर रहे हैं, मेरा जो पूरा मैंने जुटाया है, मेरा सोना है, जो भी है मेरा सब चोरी करके जा रहा है। जो मेरा हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ, वो मुझसे दूर चला जा रहा है, मैं गल रहा हूँ। और वो जो मिडिल वाले हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं सिलिका है, या निकल है, पैलाडियम है, प्लैटिनम है, ऑरम है, अर्जेंटम है, ये बीच वाला पट्टा, यहाँ पे हमें देखते हैं कि जो इनके मुद्दे हैं यहाँ पर है, ये एकदम शाइन हो रहे हैं, एकदम पिनाकल पे है अपने करियर के, अपने लाइफ के गोल के, एकदम टॉप पे है। क्योंकि वो एक ऐसा मकाम रहता है पीरियोडिक टेबल का, अगर हम इसको एक माउंटेन की तरह देखें, तो वो एक पीक पे रहते हैं, अपने करियर के पीक पे रहते हैं, अपने चाहत के पीक पे रहते हैं। और माउंटेन का जो बेस है, जो लेफ्ट साइड वाले एनिमी, उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की जरूरत है, किसी की जरूरत के बिना मैं अधूरा हूँ, अगर वो मुझे हेल्प मिल जाए तो ही मैं आगे कुछ जीवन में कर पाऊंगा। और वो जो माउंटेन का वापस से जो निचला हिस्सा आएगा, वहां पर हेलोजेंस है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, सब कुछ चला गया, सब कुछ निकल गया, इस तरह की भाषा रहती है। तो जैसे हमने बोला कि हर एक रो के अपने अपने इशू रहते हैं, तो ये है रो बर्थ के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ से जैसे वाले हिस्से होने का एहसास, इस तरह की रेमेडीज मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अभी आ रहा है। हाँ यस। हाँ, क्योंकि अगर हम देखेंगे बोरैक्स में क्लासिकल सिम्टम है डाउनवर्ड मोशन एग्रोवेट्स। क्योंकि बोरैक्स का जो लाइफ स्पेस है, अगर हम लोग देखें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, यहाँ पे देखिए बेरिलियम वाला, ये एक तरह से बच्चा अभी डाउनवर्ड मोशन, पेल्विक से नीचे आने की ओर उसकी जर्नी शुरू हो चुकी है। लेकिन उसको डर लगता है, क्योंकि ये जो पहला वाला हिस्सा है लिथियम बेरिलियम वाला, यहाँ पर वो अपने माँ के कोख में अच्छे से सिक्योर है, सेफ है। और अभी समय आ चुका है बोरॉन से आगे आके अभी निकलना है, बाहर आना है, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ, इसके लिए डाउनवर्ड मोशन का डर लगता है। अगर देखोगे बोरॉन में उनको लिफ्ट में नीचे जाने का डर लगता है, अगर जायंट व्हील में बैठे तो वो नीचे नीचे आने वाला जो मोशन रहता है वो बहुत ज्यादा डरावना रहता है। छोटे वाले बच्चे भी जब रहते हैं तो उनको ऐसे समझो उछाल दो, उनको पकड़ने जाओ तो ऐसे 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 हो जाते हैं, उनको डर रहता है। आगे जाते हैं कार्बन में, बोरॉन से लेके आगे जाते हैं अगर कार्बन में, तो जैसे कि सर पूरा जो है
वो बर्थ कैनाल में अभी आगे की ओर निकल चुका है। अभी पीछे नहीं आ सकते हैं, अभी आगे जाना है, लेकिन एक दुविधा है, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये कार्बन तरह के जो रेमेडीज रहते हैं, ग्राफाइटिस देखो, पेट्रोलियम देखो, इनको अगर आप पढ़ेंगे मटेरिया मेडिका में तो बहुत ज्यादा दुविधा अवस्था में रहेंगे। और ये कार्बन एलिमेंट जिस जिस पीरियोडिक टेबल के कैटायन के साथ जुड़ेगा, अगर फॉर एग्जांपल कैल्केरिया के साथ जुड़ा तो बनता है कैल्केरिया कार्बन, अगर पोटेशियम के साथ जुड़ेगा तो बनता है काली कार्बन, मैग्नीशियम के साथ जुड़ा तो होता है मैग्नीशियम कार्बन। और जहां जहां भी ये जुड़ेगा तो अपना एक खासियत लेके जुड़ता है। जैसे कि मुझे कुछ जीवन में आगे क्या करना है पता नहीं चल रहा है, मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं करता है, मैं हमेशा ये दुविधा अवस्था में रहता हूँ, करूं या नहीं करूं। ये तो मेरे लिए सेफ्टी जोन है, अभी मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, जीवन के आगे की ओर में जाऊं या यही सेफ जोन में रहूं। तो ये है पूरा एट्रीब्यूशन कार्बन एलिमेंट का। और इसके साथ साथ बहुत और अच्छे अच्छे सिम्टम्स जो आपको क्लिनिकली पता चलेंगे कि ये कार्बन में क्यों है। ये एक पूरा सीखने लायक एक टॉपिक है। आगे जैसे बढ़ते हैं नाइट्रोजन की ओर, यहाँ पर भी जैसे हमने पढ़ा क्लासिकल नाइट्रिक एसिड में, जैसे कि हेड पूरा एंगेज हो जाता है सर्विक्स में, इसके लिए नाइट्रिक एसिड में हम लोग देखेंगे कि उसका जो हेडेक है ऐसा लगता है कि पूरा यहाँ पे बांध दिया गया है, पूरे सर में राउंड, ऐसे जैसे लगता है कि पूरा किसी ने हाथ से ऐसे दबा दिया गया है, जैसे कि पूरा बांध दिया गया। क्योंकि ये स्टेज है जहाँ पे बच्चे का सर जो है वो सर्विक्स में जाके अटक चुका है, अभी वो पीछे नहीं आ सकता, उसको आगे जाना ही पड़ेगा, सर्वाइकल कनाल में से आगे जाना ही पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक भी लगता है क्योंकि जगह छोटी है। तो इस तरह से आपको मुद्दे पेशेंट की भाषा में मिलेंगे। हर एक रो का अपना अपना हिस्सा रहेगा। रो 2 का रहेगा बर्थ कैनाल से लेके बर्थ का प्रोसीजर से लेके, रो 3 का है प्यार मोहब्बत का, क्योंकि बच्चा अभी जिंदगी में अपना जन्म ले चुका है, उसको बच्चे को अभी हम लोग क्या करते हैं, अले ले 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 मेरा छोटा बच्चा कितना क्यूट है, हम लोग उसको अलग अलग तरीके का खिलौना दिखाते हैं जिसमें लाइट रहती है, कलर्स रहते हैं, क्योंकि हम उसको अपनापन जताते हैं, उसके पसंदीदा चीजें करते हैं, उससे कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं। तो वही दिखाई देता है हमें रो 3 के रेमेडीज में, नाइट्रम, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका, फॉस्फोरस, सल्फर, इसमें सब यही दिखाई देता है। मुद्दा रहता है कि मेरा अस्तित्व, मेरे अस्तित्व की पहचान, मुझे कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बात करना अच्छा लगता है, दोस्त बनाना अच्छा लगता है, मेरे दोस्तों में मेरा स्थान क्या है, मेरे घर में मेरा स्थान क्या है। क्योंकि अभी ये इशू आता है आइडेंटिटी का, मेरे अस्तित्व की पहचान का। और उससे थोड़ा आगे जाओ, जैसे हमने रो 4 में बताया था, रोटी कपड़ा मकान का इशू आ जाता है। ऐसे ही हर एक रो के अपने अपने इश्यूज रहते हैं। तो अगर हम मिनरल किंगडम के रेमेडीज के लिए देखा जाए तो देखो किस तरह से रूब्रिक्स आते हैं। माइंड फास्टिडियस, इनको हर एक चीज अपने अपने तरीके से लगती है। अगर आपके पास पेशेंट्स भी आएंगे ये किंगडम के, तो आपको ये एक बहुत पिक्यूलर चीज इनमें दिखेगी कि अगर ये किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो उसका पूरा जो पर्चा है वो पूरे फाइल में लगा के लाते हैं, मैं ये डॉक्टर के पास गया था, फिर उनका ये प्रिस्क्रिप्शन है, फिर ये साल में मैंने ये टेस्ट किए थे, देखो इसके रिपोर्ट है। तो आपको पूरे साल के अनुसार, हर एक डॉक्टर के विजिट के अनुसार पूरा उनके पास वो फाइल मिलेगी, बहुत ही मेटिक्यूलसली अरेंज किया हुआ रहता है। तो ये खासियत है मिनरल किंगडम के लोगों की। क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल भी देखें तो हर एक एलिमेंट अपने अपने जगह पर है, उसका एक जगह दिया गया है, उसकी एक बाउंड्री है। तो मिनरल किंगडम के जो लोग रहते हैं ना, जिनको मिनरल किंगडम की रेमेडीज सूट होते हैं, उनके लिए बने हैं, तो वो भी अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उनके मुद्दे जो है ना वो सॉर्टेड रहते हैं कि मुझे, मेरा मुद्दा ये है, मेरा मुद्दा पैसे का ही है, मेरा मुद्दा प्यार का ही है, मेरा मुद्दा गाइडेंस का है। लेकिन एज अगेंस्ट दिस अगर हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में देखें तो प्लांट कैसे रहते हैं,
उनके पूरे ब्रांचेस फैले हुए रहते, कहीं पे एक डाल है, कहीं पे एक पत्ता है, तो पूरा फैले हुए रहते। उनके मुद्दे भी अगर हम उनके केसेस में देखेंगे ना, तो ऐसा लगता है अभी तो ये बात कर रहा था, अभी ये बात कर रहा है, अभी कुछ ड्रीम बता रहा था, अभी बता रहा है पैर के दर्द के बारे में, फिर बता रहा है कि मुझे स्किन पे खुजली आ रही है। तो बहुत ही हेवायर रहते हैं, अगड़म तगड़म रहते हैं, उनमें ऐसा लीनियर फैशन नहीं रहता। लेकिन मिनरल किंगडम के जो लोग रहते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा जैसे हम उनको बोलते हैं ना, न्यूज रीडर के जैसे, या फिर उनको कुछ जैसे कि पकड़ा दिया है हाथ में कि इसको इसी तरह से बताना है, उनका दिमाग ही कुछ उस तरह से चलता है। इसके लिए ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, फैस्टिडियसनेस, उनको ऑर्डर चाहिए रहता है। अगेन ये बहुत ही मोटा मोटी चित्र है, हर एक में ऐसा रहेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर आप 10 रेमेडीज पढ़ोगे मिनरल किंगडम के, तो एटलीस्ट 6 रेमेडी में ये गुण पाया जाएगा। फिर दूसरा देखो, माइंड एंजाइटी जनरल मनी मैटर्स अबाउट, आर्सेनिक देखो, कल्केरिया फ्लूर देखो, कल्केरिया सिलिकाटा देखो, ये देखो एक कल्केरिया आर्सेनिक, ये दोनों भी चौथे रो से आते हैं, जिसका मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान। और अगर आप देखेंगे रेपर्टरी में भी मनी मैटर्स अबाउट एंजाइटी, कितना ब्यूटीफुल है देखो। जब हम प्रॉपरली उसकी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि रेपर्टरी में ये रेमेडीज ये रूब्रिक के अंडर क्यों आए, ना कि हम सिर्फ उसको मगअप करेंगे। मगअप करेंगे हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम उसका रूट से पता करेंगे कि अब ये रेमेडी यहाँ पर ही क्यों आया, या फिर ये रेमेडी में यही सिम्टम क्यों आया, तो हम कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। और पेशेंट भी जब भी आके अपनी रोजमर्रा की जीवन की बातों में हमें ये बताएंगे, हमारे कान उसके लिए ट्यून्ड रहेंगे, हम उसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसको बेस से पढ़ा है, ऊपर ऊपर से नहीं। माइंड एंजाइटी हेल्थ अबाउट, देखो यहाँ पर भी काफी सारे मिनरल किंगडम के रेमेडीज हैं, क्योंकि इनके मुद्दे बहुत ही क्लियर रहते हैं। तो ऐसा सेम अपने पता चलेगा, जैसे कि अभी किंगडम डिफरेंशिएशन का इशू है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं। रिलेशनशिप की बात तो सभी लोग करते हैं, हर एक केस में अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप की बात होती है। ऑलमोस्ट 90% केस में, बहुत ही कम पेशेंट्स ऐसे रहते हैं, बहुत ही बोलते हैं ना, जिनको सिर्फ हम, मैं और मेरी चीजें, इसके लिए ये रेमेडीज भी बहुत रेयर रहते हैं, सिंगल वाले। लेकिन काफी लोगों का इश्यू रहता है रिलेशनशिप से लेकर। नाउ ये रिलेशनशिप काफी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, प्यार वाला रिलेशनशिप, हस्बैंड वाला रिलेशनशिप, मदर इन लॉ वाला रिलेशनशिप, या रिलेटिव्स इन जनरल वाला रिलेशनशिप, या सिबलिंग वाला रिलेशनशिप, या बॉस एंड एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप, या कलीग वाला रिलेशनशिप, काफी सारे हो सकते हैं। अभी इसमें प्लांट मिनरल एनिमल को किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, एक एग्जांपल लेती हूँ केस के तरफ से। 3 अलग अलग पेशेंट थे, लेकिन तीनों का मुद्दा जो था वो था फ्रेंडशिप के बारे में। ठीक है, फ्रेंडशिप भी एक तरह का रिलेशनशिप हुआ। तो जो पेशेंट ए था, ये भी बात कर रहा था फ्रेंडशिप के बारे में, मुझे फ्रेंडशिप, आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, मुझे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जो कि मुद्दे थे बाकी के 2 पेशेंट के भी। तो अभी पता कैसे करे कि ये तीनों के फ्रेंडशिप में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। ये जो पता करने का चीज रहता है ना, ये रहता है नैप, जिसको हम बोलते हैं होम्योपैथिक केस टेकिंग। और ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये आर्ट भी है। आर्टिस्टिक वे में से आपको तीनों से निकालना है कि तेरा मुद्दा क्या है फ्रेंडशिप का, दूसरे वाले का क्या है, और तीसरे वाले का क्या है। तो ये कड़ी अपने को अगर आनी है, किंगडम डिफरेंशिएशन, तो क्या अच्छा होना चाहिए, केस टेकिंग अच्छा होना चाहिए, वो स्किल अच्छा होना चाहिए, बात किस तरह से करनी है पेशेंट से, किस तरह से निकालना है, इसके मुद्दे क्या है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, नोट करके रखो, आगे आते हैं इसके बारे में। तो जब पेशेंट ए को पूछा गया कि फ्रेंडशिप क्या है आपके लिए, क्योंकि पूरे केस में फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप बहुत बार आ रहा था,
तो और एक चीज बार बार गूंज रही है केस में, तो उसको पूछना उचित है, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ तो मायने रखता है कि नहीं। वो पेशेंट केस के लिए तो बार बार बोल रहा है, आया तो किसी और चीज के लिए है, हेडेक लेके आया है, लेकिन बात क्या कर रहा है? फ्रेंड्स के साथ उठना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, फ्रेंड्स के साथ बात करना, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज के लिए जाना, मूवीज के लिए जाना। तो चारों जगह पे फ्रेंड्स ही दिख रहे हैं, तो पूछ ही लेते हैं फ्रेंडशिप क्या है आपके लिए। तब पेशेंट ए क्या बताता है कि फ्रेंडशिप इज लाइक एज गुड एज माय सेकेंड फैमिली। मेरे लिए फ्रेंड्स जो है मेरा सेकंड परिवार है। कई बार ऐसा हो जाता है कि परिवार वाले लोग आपको नहीं पहचान पाते हैं, आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लेकिन मेरे जो ये फ्रेंड्स है ना डॉक्टर, ये मुझे पहचानते हैं। मेरा आज का दिन कैसे रहा, मेरे चेहरे पे देख के इनको पता चल जाता है कि मैं आज खुश हूं या नहीं हूं, मेरा कुछ तो बिगड़ा है। तो ये जो चीज है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है मेरे फ्रेंड्स की ओर। फ्रेंड्स के साथ जब भी रहता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुझे उनके साथ पार्टीज करना, उनके साथ घूमने जाना मुझे बहुत पसंद है। क्या करते हो वहां पर? हम लोग सब साथ में जाते हैं, हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं, जोक्स करते हैं, हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग चीजों को खाते हैं, वहां वहां के लोकल क्यूजीन्स को खाते हैं। फिर हम लोग फूड्स में जाते हैं, वहां के लोकल मार्केट्स में जाते हैं, देखते हैं लोग किस तरह से वहां पे जी रहे हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से अपने घर को बांधते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको उसमें? मुझे अच्छा लगता है डॉक्टर साहब के अलग जगह के लोग जाके अलग जगह पे किस तरह से उनका दिमाग चलता है, किस तरह से उनका वो लोग अपना समाज को बनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। क्या होगा अगर वैसा नहीं हुआ तो, आपके फ्रेंड्स नहीं रहे तो डॉक्टर साहब तो ऐसा हो जाता है ना कि कभी आपको जरूरत पड़ी फ्रेंड्स की, आपको कुछ सलाह चाहिए उनके पास से, तो कौन देगा आपको सलाह? यही तो है फ्रेंड्स, जो आपको पुश करते हैं आगे। जब आप रुक जाते हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, आप कंफ्यूज रहते हो, ये चुनूं या वो चुनूं, तो यही तो है मेरे फ्रेंड्स, तो मुझे बताते नहीं ये कर, ये तेरे लिए अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाते हैं उनकी तरफ से। हाँ, अगर ये बोलते हैं तो मैं कर सकता हूँ, और वैसे करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी देखो इस पूरे चित्र को, फ्रेंड्स की जरूरत है, फ्रेंड्स के एनकरेजमेंट की जरूरत है, उसके साथ साथ उनके साथ घूमना भी है, फिरना भी है। वो एक फैमिली भी लगते हैं, फैमिली आउटसाइड द फैमिली, कठिन प्रसंगों में हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो ये एक तरह से एक्सप्रेस करना हुआ फ्रेंडशिप के लिए। होल्ड ऑन करके रखो अभी। ये था पेशेंट ए के बारे में मुद्दा फ्रेंडशिप का। पेशेंट बी भी यही बात कर रहा था कि मेरे लिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, इवन आई ड्रीम अबाउट माई फ्रेंड्स। मैं मेरे सपने में भी फ्रेंड्स के बारे में देख सोचता हूँ। क्या सोचते हो फ्रेंड्स के बारे में सपने में? कि हम लोग जा रहे हैं पिकनिक के लिए, हम लोग जा रहे हैं गेट टुगेदर के लिए। क्या देखते हो वो सपने में? इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? कि हम लोग सब साथ में बैठे हैं, हम लोग सब साथ में खाना खा रहे हैं, हम लोग सब साथ में जोक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत खेलते हैं, कूदते हैं, जोक्स करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रैंक्स करते हैं, एक साथ मूवीज के लिए जाते हैं। तो दिमाग में तो ये भी आता है, अरे पहला ए वाला पेशेंट भी तो यही बात कर रहा था, तो तेरे में और इसमें फर्क क्या है? तो जब आप पूछोगे उनको कि ये सब में से आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है वो फ्रेंड्स के साथ, उनका साथ, उनका साथ होना मेरे लिए। साथ क्या है आपके लिए? टुगेदरनेस। उनके साथ जो हम एंजॉयमेंट करते हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। और वही अगर नहीं रहे तो वो तो ऐसा लगेगा कि हम लोग बिछड़ गए, हम एक दूसरे से अलग हो गए। जैसे मेरा ये जिंदगी में कोई नहीं, ये मेरा दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेला पड़ गया। अभी मैं किसके साथ पार्टी करूंगा, अभी मैं किसके साथ खेलूंगा, अभी मैं किसके साथ हंसूंगा? तो मेरा जो पूरा माहौल है पार्टी का, पिकनिक का, गेट टुगेदर का, सेलिब्रेशन का, वो तो सब फ्रेंड्स के बिना अधूरा है।
तो मेरे फ्रेंड्स मुझे वो सेलिब्रेशन के लिए चाहिए, वो गेट टुगेदर के लिए चाहिए, उनके साथ हंसने खिलखिलाने के लिए चाहिए। और वो जब नहीं रहते तो मैं तो एकदम अकेला पड़ जाता हूँ, बहुत मायूस सा हो जाता हूँ, ऐसा लगता है मेरे जिंदगी में कोई नहीं है। तो ये देखा भी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, लेकिन जब हमने पूरा उसको एक्सप्लोर करते गए, दोनों के मुद्दे कैसे अलग अलग होते गए। तो अभी ये होल्ड ऑन करो बी के साथ। पेशेंट सी का भी यही मुद्दा था, फ्रेंड्स चाहिए फ्रेंड्स चाहिए। तो जब इसको पूछा गया कि तुझे क्यों फ्रेंड्स चाहिए, तब उसने क्या बताया, डॉक्टर साहब कैसा होता है कि फ्रेंड्स जब रहते हैं ना, तो आपका एक तरह से एक ग्रुप बन जाता है। जैसे कि हमारे कॉलेज में ग्रुप्स है, एक मेरा और मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप, एक मेरा एक दूसरा एक बी डिवीजन है, वहां पे एक लोग हैं, उनका सबका एक ग्रुप है। तो कैसा होता है कि अगर हमें कॉलेज में कुछ फंक्शन है, हमें कुछ अप्रूव करा के लेना है प्रिंसिपल से, तो अकेला तो जा नहीं सकते, क्योंकि प्रिंसिपल बोलेंगे अरे तेरा तो अकेले का है, हम लोग नहीं मानने वाले। लेकिन वही अगर आप ग्रुप के साथ जाते हो, तब आप हावी हो जाते हो, आपका मुद्दा जो है उसमें वजन आ जाता है। एक से बोलना और 10 जनों ने साथ में बोलना, डिफरेंस है कि नहीं डॉक्टर साहब? पूछो उनको क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आप जब ग्रुप में रहते हो, झुंड में रहते हो, तो आप दबाव डाल सकते हो सामने वाले के ऊपर। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया, एक बार हमारा जब इलेक्शन था कॉलेज का, तो वो सामने वाला ग्रुप और हमारा ग्रुप, हम लोग दोनों जन भिड़े थे। लेकिन हमारे ग्रुप में कुछ और भी अच्छे स्मार्ट लोग थे, और उनके वो स्मार्टनेस की वजह से हम वो दूसरे पे हावी हो गए, और वो इलेक्शन हम लोग जीत गए। और वही हम अकेले होते तो फिर वो तो फिर हम पे हावी हो जाते, हमें पकड़ लेते किधर भी, हमें मार भी सकते हैं, हमारा फायदा भी उठा सकते हैं, हमें तो पागल में निकालेंगे, क्योंकि हम लोग उनसे इंफीरियर है, वो हमसे सुपीरियर है। यहाँ पे क्या मुद्दा आया? कंपैरिजन का मुद्दा आया, मैं तू का किस्सा आया। चालू कहाँ से बात हुई थी? फ्रेंडशिप से ही। लेकिन यहाँ पे फ्रेंडशिप चाहिए बचने के लिए, दबाव बनाने के लिए, स्मार्ट साबित होने के लिए, सुपीरियर इंफीरियोरिटी के बैकग्राउंड से। अभी ये तीनों मुद्दों को वापस लाते हैं। टाइटल फ्रेंडशिप। पहले वाले पेशेंट ने क्या बोला? दोस्त है मेरे, मेरे फैमिली है, मुझे एनकरेज करते हैं, उनका साथ होना मेरे लिए जरूरी है। अगर उनका साथ नहीं है तो मुझे एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, मैं वहां पे रुक जाऊंगा। तो उनका साथ होना ना होना मायने रखता है। ये है मिनरल तरीके की बातें, गिव एंड टेक की बातें। मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे कुछ दो, और हम दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। सेकंड वाला पेशेंट पे अपना फ्रेंडशिप चाहिए सेलिब्रेशन के लिए, फ्रेंडशिप चाहिए मजा मस्ती करने के लिए, हंसी मजाक के लिए। उनके साथ होने से ऐसा लगता है एक साथ है, जुड़ गए हैं, टुगेदरनेस का एहसास आता है। और उनके जाने से अवे का, अपार्ट का, दूर जाने का एहसास आता है। ये है प्लांट वाले मुद्दे। ये किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन उनके होने से इनमें खिलखिलाहट आती है, ये खिल जाते हैं, इनको अच्छा लगता है। जैसे हमने बात की थी, जैसे फ्लावर्स खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स होने से ये खिल जाते हैं, और ना होने से ये मुरझा जाते हैं, अकेले से हो जाते हैं, दुखी से हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। और जो तीसरे वाले हैं, फ्रेंड्स होने से हावी होंगे दूसरे के ऊपर, फ्रेंड्स ना होने से इंफीरियर हो जाएंगे। तो ये होता है डिफरेंस। जैसे कि जानवी ने प्रश्न पूछा था, रेपर्टराइजेशन के चार्ट के ऊपर तो तीनों रेमेडी आते हैं, डिफरेंशिएशन करना कैसे है? डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, मुद्दा सबका सेम रहेगा, रेपर्टराइजेशन चार्ट पे भी मुद्दा सेम रहेगा। इसी के लिए तो हमने वो डाले हैं मुद्दे। जॉइंट्स में पेन है, एनिमल के भी रहेंगे, प्लांट के भी रहेंगे, मिनरल के भी रहेंगे, रेमेडीज के। लेकिन क्या डिफरेंट करेगा उनको? कि वो मुद्दा वो इंसान किस तरह से देख रहा है, उसके नजर से हमें देखना है।
तभी पता चलेगा ये प्लांट की नजर से देख रहा है, मिनरल की नजर से देख रहा है, या एनिमल की नजर से देख रहा है। तब आएगा मजा प्रैक्टिस में, क्योंकि तब पता चलेगा कि हर एक इंसान, जो हम लोग पढ़ते हैं ना ऑर्गेनॉन में, इंडिविजुअलाइजेशन, ये सच्चाई है। ये सिर्फ फिलॉसफी बुक में पढ़ने के लिए नहीं है, ये लाइफ में भी होता है, ये प्रैक्टिस में भी होता है। और तब आता है मजा होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक पेशेंट आपको अलग अलग मुद्दा बताएगा, पूछो उनको। इसके लिए वो कैप्शन है ना, पूछो, पूछने से पता चलेगा। नहीं पूछोगे तो अंधकार में रहोगे और वही रेमेडीज प्रिस्क्राइब करोगे जो सिर्फ दिख रही है सामने, है नहीं। इसके लिए बोलते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। रेपर्टराइजेशन चार्ट पे हमेशा पल्सेटिला, सल्फर, नक्सवोमिका, आर्सेनिक, ये चारों जन ही पगड़ा करके रहने वाले हैं, क्योंकि ये पॉलीक्रिस्ट है, उनकी गलती नहीं है, वो आने ही वाले हैं। लेकिन क्या सारे पेशेंट को यही रेमेडी देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक का मुद्दा आर्सेनिक का नहीं रहेगा। लेकिन वो रेमेडी वेल प्रूवन होने के वजह से वो वहां पे दिखेगी। हमें क्या देखना है? हमें वो मुद्दे को एक्सप्लोर करना है। अगर तेरा ये मुद्दा है, मैं मानता हूं तेरा मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दे में तेरी नजरिया क्या है वो मुझे बता। जैसा दूसरा एक इशू रहता है जो कॉमनली हर एक पेशेंट बात करता है, प्यार का। आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट केयर, ये बहुत ही बोलते हैं ना मोटे मोटे चीजें हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हाँ यार प्यार मोहब्बत की बात आई तो मुझे लगता है रोथरी का मुद्दा आ गया, क्योंकि अरे यहाँ पे पढ़ाया गया था रोथरी मतलब प्यार मोहब्बत की बात है, क्लोजनेस की बात है। लेकिन हर एक किंगडम के लिए प्यार अलग है, केयर अलग है, टुगेदरनेस अलग है। पूछोगे पता चलेगा, नहीं पूछोगे अंधकार में है। इसीलिए पूछना उचित है और उसके लिए सीखना है केस टेकिंग। जैसे हमने पिछली वर्कशॉप में भी बताया था कि केस टेकिंग, किंगडम डिफरेंशिएशन, और एक तीसरा चीज है किस तरह से और कभी प्रश्न पूछना है और क्या प्रश्न पूछना है। कोई भी प्रश्न कभी भी नहीं पूछ सकते उठ के, पेशेंट आपको येड़े में निकाल के जाए। पेशेंट दिख रहा है अपने को सामने, रो रहा है, बहुत दुखी है, और उसको एकदम फ्लैट प्रश्न पूछो तो क्या होता है? तुमको नहीं बता पाएगा। उसको एक तरीका रहता है पूछने का, वॉइस मॉड्यूलेशन का, क्वेश्चन फ्रेमिंग का। और ये एक आर्ट है, ये एक कला है जो हम वर्कशॉप में सिखाते हैं, गुरुकुल में सिखाते हैं। जैसे कि हर एक मार्शल आर्ट देखो, भरतनाट्यम देखो, किसी भी तरह का कोई भी एक कला गुण देखो जहां पे ना प्रैक्टिस आती है, प्रयास आता है, जिसको रोज करना रहता है। ये केस टेकिंग भी एक उसी तरह का कला है जिसको हमें रोज इस्तेमाल करना है। जब पेशेंट आएगा सामने बैठेगा तभी नहीं, सिर्फ किधर भी जाओ, रिलेटिव्स के साथ जाओ, घर पे बात करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, सब्जी मंडी में जाओ, शॉपिंग करने जाओ, किस तरह से बात करना है, सामने वाला क्या बात कर रहा है, क्या वो हमें टोपी पहना रहा है, क्या हम हमारा स्मार्टनेस दिखा रहे हैं। केस टेकिंग आपको आपके लाइफ के सारे जगहों पे निपुण बनाता है, एक ऑलराउंडर बनाता है। इसके लिए होम्योपैथी एक वे ऑफ लाइफ है, सिर्फ करियर नहीं है, सिर्फ साइंस नहीं है, इट इज मच बिगर देन दैट। तो अभी तक जितना भी बताया किंगडम डिफरेंशिएशन के बारे में, पता चला, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अभी प्रश्न पूछो। तीनों का डिफरेंशिएशन तो करके बता दिया मैंने। और एक मुद्दा डालते हैं, ये है ट्रेलर, क्योंकि अपने पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं। ये मैंने ट्रेलर बताया आपको, अलग अलग एग्जाम्पल बता दी।
लेकिन हर एक किंगडम का अपना अपना एक ना तरीका है, क्योंकि हर एक किंगडम में अपने अपने क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसको समझना, पेशेंट के बहुत सारे केसेस देख के, वीडियो केसेस देख के, पेपर केसेस देख के, पेशेंट के वर्बाटिम देख के सीखना है हमें कि प्लांट को ये इस तरह से देखा जाता है, मिनरल को ये इस तरह से देखा जाता है, एनिमल को ये इस तरह से देखा जाता है। और इसका ना जो डिटेल में सीखना है ना, ये बहुत ही, क्या बोलूं, आउट ऑफ द क्लास है। इतना इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि ये एक बार जब सीख जाओगे ना, तब आजू बाजू वाले लोगों को, इवन मूवीज में जब जाओगे, ड्रामाज में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, किधर भी जाओगे, आपको वो सुराग अपने आप दिखने लगेगा। अरे यार, ये तो प्लांट की तरह से बात कर रहा है यार, ये तो मिनरल की तरह से बात कर रहे हैं, ये तो एनिमल की तरह से बात कर रहे हैं। आपको अभी एक ना क्लिप बताती हूँ, वो क्लिप आप देखना और मुझे बताना आपको क्या लगता है, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छे से देखना और अच्छे से सुनना भी। मिसेस शर्मा, बेटी की शादी मुबारक हो। शर्मा साहब को गए बरसों हो गए, फिर भी आपने सारी जिम्मेदारियां कितनी अच्छी तरह निभाई। असली जिम्मेदारियां तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ही निभा दी थी, जीवन बीमा पॉलिसी लेकर। उनकी कमी तो हमेशा रहेगी, मगर एलआईसी ने हमें बड़ा सहारा दिया। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और घर के खर्च बीमे की रकम से पूरे हुए, वरना पता नहीं क्या हाल होता। मैं तो कहती हूँ, जिंदगी में हम सभी को जीवन बीमा कराना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। क्या लग रहा है, क्या क्या मुद्दे दिखाए ये 20 सेकेंड के एड में? क्या क्या मुद्दे दिखे? और ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री वाले भी देखो ना, कितना प्रॉपर वो 20 सेकेंड में प्रॉपर वो सामने वाले इंसान के हृदय तक जाके उसके दिमाग के तार छेड़ने जैसे प्रॉपर वीडियोस बनाते हैं। इसका मतलब वो कितने होशियार रहेंगे, उनको प्रॉपर नस पता है कि लोगों को क्या चाहिए और उनको कैसे बेचना है कोई भी चीज। क्या लगता है, क्या क्या मुद्दे थे ये एड में? फटाफट टाइप करो। और भी एक दो क्लिप्स देखेंगे, बहुत मजा आएगा, तब पता चलेगा कि किस तरह से देखना रहता है। करो फटाफट टाइप। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, वेरी गुड जानवी। डॉटर्स मैरिज, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर लॉस ऑफ लव्ड वन, वेरी गुड डॉक्टर नरेश। बाकी के सबके नाम तो है, जो बताएंगे उनका मैं विपुल सर के साथ बताऊंगी। ये लोग एक्टिव थे, बाकी क्या कर रहे थे मेरे को तो पता नहीं। रिपोर्टिंग तो करना पड़ेगा कि नहीं आज आफ्टरनून में? जानवी का और नरेश सर का तो मैं बताऊंगी, दोनों जन तो थे ही, वीडियो भी दिखा मुझे, आंसर भी दे रहे थे। बाकी के है या नहीं है?
अतिका, कृष्णा, मिहिर, दृष्टि, किनल, रोशनी, अर्चिता, भूमिका, ध्रुविन। क्या दिखा ये ऐड में, क्या मुद्दे लगे आपको? तो जैसे जानवी ने और नरेश सर ने प्रॉपरली पकड़ा है इसको, इधर बताया गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, कैसे वो पति ने उनको जाने से पहले बीमा निकाला था, उससे क्या क्या हुआ, बेटे की पढ़ाई, उनकी शादी, घर के खर्चे, और ये सब उन्होंने करके जाने की वजह से हमें एक तरह से आधार मिला, बीमा के रकम ने हमें सपोर्ट दिया। तो ये मुद्दे किस तरह से लग रहे हैं आपको? जैसे अभी हमने ये 2 घंटे में सुना, प्लांट किस तरह बात करते हैं, एनिमल किस तरह से बात करते हैं, मिनरल किस तरह से बात करते हैं, आपको क्या लगा ये मुद्दे लेके? ये किस तरह का ऐड था, कौन से किंगडम से लेके ऐड था ये? प्लांट का था, मिनरल का था और एनिमल का था। वेरी गुड जानवी, मिनरल किंगडम का ऐड था क्योंकि उनमें क्लियर दिख रहा था। यस, बिनल बेन मिनरल किंगडम का ऐड था क्योंकि यहाँ पे क्लियर मुद्दे दिख रहे थे कि किस चीज की जरूरत है और किस तरह से वो पूरी की गई। वेरी गुड अर्चिता, मिनरल किंगडम। चलो अभी और एक ऐड देखते हैं और मुझे वो बताओ कि वो आपको किस तरह से किंगडम से लग रही है। बराबर से देखना क्या क्या दिख रहा है, वो भी देखो। I'll have a single. Make it a double. Playboy deodorant. The power of attraction. Triple. क्या क्या था अभी इसमें, क्या क्या दिखा? ऑब्जर्वेशन, आई वर्सेस यू। वेरी गुड, क्विकली बताओ। आई एम पावरफुल, वेरी गुड। क्या क्या दिखा उसमें और? प्योर ऑब्जर्वेशन करो। किस तरह से वो अट्रैक्ट कर रहा था, वो परफ्यूम में क्या बता रहे थे? यस, करेक्ट विनल बेन, वांट टू अट्रैक्ट। देखो किस तरह से ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री वाले, दे आर मोर होम्योपैथिक देन एक्चुअल होम्योपैथ्स। कैसे उनको प्रॉपरली पता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। अगर मुझे इनको वो परफ्यूम बेचना है तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाना पड़ेगा ताकि वो लोग खरीदे। तो किस तरह से वो ऐड था, देखो किस तरह से उसने अट्रैक्ट किया, उसके ड्रेसिंग सेंस, उसका बिहेवियर, उसका चलना, उसका देखना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। फिर दूसरे इंसान ने भी क्या किया, सेम किया लेकिन उससे ज्यादा किया। सो दिस इज व्हाट इज जान ऑफ एनिमल किंगडम। एक तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, हावी हो सकते हैं, या फिर रिसेसिव होके
मीक होके शांत होके बैठ जाना है, क्योंकि वहां पे दो चीजें हैं, एक तो है प्रे वाले और एक तो है प्रेडेटर। जो प्रेडेटर है वो तो हावी होंगे, वो अपना वैलर बताएंगे, वो अपना अट्रैक्शन बताएंगे, वो अपना सुपीरियोरिटी बताएंगे। और जो दूसरे वाले हैं, जो मीक है, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं हल्का हूं, मैं कम हूं, मैं इंफीरियर हूं, वो थोड़ा सा निगोशिएट करके जिएंगे, हमेशा पीछे रह के जिएंगे, हमेशा रिसेसिव मोड में रहेंगे। तो ये दो चीजें अपने अपने हमें दिखाई देती है एनिमल किंगडम में। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं ये केसेस। वेरी गुड। तो इस तरह से अभी अभी ये कौन सी किंगडम का लग रहा है आपको ऐड? जैसे हम ये 3 किंगडम देखे, तो ये कौन सी किंगडम का ऐड लगा आपको? परफेक्ट, वेरी गुड। देखो कितना मस्त लिख रहे हो अभी आप। तो इसी तरह से ये तो अभी हमने सिर्फ 2 घंटे में देखा, तो यही हम पूरा घोल के पीने वाले हैं 7 दिन के लिए। आगे मई के वर्कशॉप में हम लोग जो वर्कशॉप लेते हैं, गुरुकुल वर्कशॉप, उसमें ये पूरी तरह से हम लोग सीखने वाले इन एंड आउट फॉर 7 डेज। 7 दिन हम ये सीखने वाले हैं अलग अलग तरीके से। जैसे अभी हमने ये एडवर्टीजमेंट्स देखे, वैसे ही जो सीरीज रहते हैं नेटफ्लिक्स पे बोलो, या जो शॉर्ट सीरीज आते हैं ना, वहां पर भी हम लोग को किस तरह से समझना है, उसमें से किंगडम डिफरेंशिएशन कैसे समझना है, मूवीज में से कैसे समझना है, पेशेंट में से कैसे समझना है। वीडियो केसेस दिखाए जाएंगे, बहुत सारे वीडियो केसेस, और आपको पूछा जाएगा क्या कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, क्यों लग रहा है। 3 केसेस बताए जाएंगे, तीनों के मुद्दे सेम रहेंगे। प्यार मोहब्बत का हो सकता है, फ्रेंडशिप का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है। लेकिन कैसे पहचानना है पूरे केस में, ये हेल्थ का मुद्दा जो था ये इंसान का, ये प्लांट के पेशेंट का था या एनिमल के पेशेंट का था या मिनरल के पेशेंट का था, कैसे उनके बातों से पहचानना है, कैसे उनके मुद्दों से पहचानना है। तो ये 7 दिन का पूरा वर्कशॉप होने वाला है। और ना कि सिर्फ ये, इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको कि किंगडम जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेलिंग करना, और वो डिटेलिंग आता है होम्योपैथिक केस टेकिंग में। और ये भी एक अपना टॉपिक रहेगा ये 7 डेज के वर्कशॉप का, केस टेकिंग। तो केस टेकिंग अपने को देगा एक रास्ता, और वो रास्ते पे हम लोग जब चलेंगे तो हमें जब डेस्टिनेशन मिलेगा वो रहेगा 3 डिफरेंट किंगडम। अपने को इजीली पता चलेगा कि ये कौन से किंगडम में जाना है, और वो फ्रेम किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है। अगर रिसेसिव पेशेंट है तो उसको कॉन्फिडेंस में कैसे लेना है। अगर हावी होने वाला पेशेंट है अपने पे, स्मार्ट पेशेंट है, तो उसको किस तरह से प्रश्न पूछना है ताकि उसको बिना पता चले, उसके ईगो को बिना धक्का लगाए हम लोग आगे बढ़ गए। ये हमें पता चलेगा लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस में, कब मुंह खोलना है, कब बंद रखना है, कितने हद तक खोलना है, किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करना है। और चौथा मुद्दा माइजम्स, क्योंकि काफी बार पेशेंट को सही दवा देने के बावजूद भी केस आगे नहीं बढ़ती है, माइजमेटिक ब्लॉक आ जाता है। तो ऐसे में माइजम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली प्लांट किंगडम के केसेस में जब मुद्दे बहुत क्लियर दिखते हैं, किंगडम क्लियर है, फैमिली क्लियर है, लेकिन कौन सी मेडिसिन चुनी, तो माइजम वहां पर अपने को पता चलता है कि अब इसमें इशू क्या है। एक्सेसिव का इशू है क्या, जैसे कि साइकोसिस में रहता है जहां तहां सब बड़ा हुआ है और सब तब हाइड करना है, या फिर एकदम ही होपलेसनेस का इशू है जैसे कि सिफिलिस के जैसा, या फिर अभी जो न्यूअर माइजम्स आए, इन बिटवीन माइजम जिसको बोलते हैं, रिंगवर्म माइजम, लेप्रस माइजम, कैंसर माइजम, मलेरियल माइजम, टाइफॉइड माइजम, इनको किस तरह से जानना है। क्यों रस्टॉक्स को, क्यों नक्स वोमिका को टाइफॉइड माइजम में डाला हुआ है, ऐसा उसमें क्या खासियत है। क्यों ब्रायोनिया को टाइफॉइड में डाला हुआ है, क्यों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा को मलेरियल माइजम में डाला है, ऐसा क्या खासियत है उसमें। ये सब अपने को सीखने को मिलने वाला है 7 दिन में। पूरा होम्योपैथी के 4 टॉपिक को घोल के पीने वाले हम लोग। और उसके साथ साथ गाइडेड केस टेकिंग होने वाली है, जो कि बहुत ही हैंड होल्डिंग जिसको बोलते हैं ना, हाथ पकड़ के सिखाना केस टेकिंग। जहां जहां गिरोगे वहां वहां सर रहेंगे, हम लोग सब रहेंगे। इसको ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप रहेगा।
इंटर्नशिप वाले बच्चों के लिए, फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए, जो अभी पास आउट होने वाले उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये रहेगा कि प्रैक्टिस को भाई कैसे सेटअप करना है। क्योंकि आज के तारीख में उठ के कॉलेज से निकल के प्रैक्टिस सेट नहीं कर सकते हो तुम। पेशेंट्स आर वेरी वेल अवेयर। उनको पहले जैसा नहीं रहा कि डॉक्टर ही भगवान है, आपने बोल दिया और वो कर दिए, नहीं होता है। गूगल इज द फर्स्ट डॉक्टर एंड देन कम्स यू। तो अपने आप को किस तरह से वेल इक्विप्ड करना है पेशेंट्स के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए, कैसे आपके क्लिनिक को दूसरों के क्लिनिक से डिस्टिंग्विश्ड बनाना है, होलिस्टिक बनाना है। तो ये सारे मुद्दे भी यहाँ पे डिस्कस होंगे। इसके साथ साथ एक रिट्रीट के जिस बोलते हैं ना हम लोग, जहाँ पे योगा, मेडिटेशन, सेल्फ, अपने आप को पहचानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। काफी बार तो ऐसा हो जाता है मैं दूसरों को क्या ठीक करूं, मैं खुद क्या वो वही मुझे पता नहीं है, मेरे खुद के मुद्दे पता नहीं है मुझे क्या है। एक होम्योपैथ होने के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टू नो योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहचानना, मेरे क्या लिमिटेशंस है, मेरे क्या प्लस पॉइंट्स है, और मैं उसको मैं किस तरह से सुधार डालूं, मेरे जो निगेटिव पॉइंट्स है उसको मैं किस तरह से मिनिमाइज करूं। ये भी सब मुद्दे 7 दिन के ये वर्कशॉप में होते हैं, होने वाले हैं। तो मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ पर्सनली कि आप जरूर इसमें आए और ये सारे जो चीजें अभी हमने डिस्कस किए उसको इन डेप्थ सीखें। ये है कंट्रीब्यूशन 7 डेज का। स्टूडेंट्स हैं आप लोग सभी, 7 डेज का 13,000 रहता है। और ये मिनिमम जिसको बोलते हैं ना नो प्रॉफिट नो लॉस, हर एक जन यहाँ पे अपना अपना रहने का और खाने का सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है। सीखने के लिए 0 अमाउंट है। सीखना हम सबकी चाहत है, सिखाना सर का पैशन है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ पे आते हैं, एक साथ रहते हैं और एज अ फैमिली यूनिट करके सीखते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं ये पूरे ट्राइब में, क्योंकि आप जब ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़ते हो ना तो आपको एक तरह का जैसे मैंने बोला एक इंजन लग जाता है अपने प्रैक्टिस में, अपने सोच में, क्योंकि आप उसी तरह के लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, सोचते हो और फिर उसी तरह से आपकी भी प्रोग्रेस होती है। और ये वर्कशॉप से आने के बाद हर 15 दिन में हम लोग फ्री वेबिनार रखते हैं फॉर लाइफ टाइम। हर 15 दिन में आपके जो जो मुद्दे हैं, आपके प्रैक्टिस से लेके आपके करियर से लेके आपको जो भी तकलीफ है आपको बताया जाएगा, आपको गाइडेंस दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आप बताइए कि मुद्दे क्या क्या है आपके, आपको और भी क्या क्या उसमें चाहिए रहेगा, सीखना है। ये हमारे पूरे कांटेक्ट के डिटेल्स है, आपको हमें यहाँ पे कांटेक्ट करना है। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 7588539531। मुझे सही में दिल से लगता है एज अ एल्डर सिस्टर टू ऑल ऑफ यू, एज अ फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू, कि इन्वेस्ट करिए इसमें, क्योंकि ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना, ये लाइफ टाइम में आपको काम में आएगा। आपका करियर सेट करेगा, आपका पर्सनालिटी सेट करेगा, आपको एक दृष्टि देगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि यही आपको पूरी तरह से बनाएगा, नहीं, मैं आपको ये कभी क्लेम नहीं करूंगी, लेकिन ये वर्कशॉप आपको एक विजन देगा, एक दृष्टि देगा, एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसी विजन जिसको लेके एक स्टेपिंग स्टोन जिसको बोलते हैं ना, एक नींव रखना अपने प्रैक्टिस की, एक नींव रखना अपने पर्सनालिटी की, ये आप कर सकते हो। और इसकी मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि पिछले 13 सालों में, 13 साल से हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखी है मैंने। लिटरली जो लोग सालों से एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे, होम्योपैथ होने के बावजूद भी वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उन्होंने वो बनी बनाई एलोपैथी की प्रैक्टिस बंद करके वापस से स्क्रैच से होम्योपैथी शुरू की है और अभी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आपके लिए तो ये तो शुरुआत है, तो क्यों ना ये शुरुआत ही अच्छे से की जाए,
क्यों ना ये शुरुआत ही सही ढंग से की जाए, ताकि वापस से गलती करके फिर सुधार करने में वक्त ना गवाया जाए। तो ये मेरा सबसे एज अ फ्रेंडली नोट एडवाइस रहेगा कि ये जो अगला महीने में जो वर्कशॉप होने वाला है, ग्रुप करके आना। जैसे कि अभी आई थिंक आप सभी लोग एक ही बैच के रहेंगे इंटर्नशिप में, एटलीस्ट 5 to 7 पीपल फ्रॉम द सेम ग्रुप, गर्ल्स बॉयज दोनों मिलके, जिनको सही में अपने लाइफ में कुछ बनना है ना, कुछ करना है, सिर्फ किधर भी एक कोने में प्रैक्टिस डाल के बैठना नहीं है, कुछ करना है कि लोग बोले कि हाँ, अहमदाबाद में, सूरत में, भावनगर में, राजकोट में, जहां पर भी आप डालो कि ऐसे नाम का कोई डॉक्टर है वहां। तो अगर ये डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर बनना है, अगर ये आपकी सही में चाहत है, सही में किसी के लाइफ में आपको बदलाव लाना है, क्योंकि क्या है ना, देखो दोस्तों, दवा देना और ठीक करना ये एक बात हो गई, लेकिन जब आप किसी के लाइफ में एक बदलाव लाते हो ना, जब हमारे पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो ठीक तो हो गया, मैं आगे क्या, दैट इज नॉट क्योर। इसका मतलब आपने उनका सिर्फ एक हिस्सा ठीक किया है, ये ठीक नहीं हुआ है। इसका मतलब दृष्टिकोण। होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है फ्रेंड्स कि जो सिर्फ फिजिकल लेवल का रिलीफ नहीं देता है, वो लोगों की जिंदगियां बदलता है, क्योंकि वी हैव अ पावर ऑफ आवर मेडिसिन विच हैज द पावर टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन। एक ऐसा इंसान जो जीवन में डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना है, वो सादा ये नहीं डिसाइड कर पाता कि मैं आज ये कपड़े पहनूं कि वो कपड़े पहनूं। लोगों के इतने गहरे मुद्दे हैं, और जब आप उनको उस लेवल पे जाके समझते हो और उनको दवाई देते हो, और वही लोग जब आपको बोलते हैं आके, डॉक्टर साहब आपकी दवाई से मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मेरे लाइफ के डिसीजन ले पा रहा हूँ, मैंने अच्छा सा करियर चुना, मेरे लाइफ पार्टनर चुना, मेरा जो मेरे फैमिलीज में इश्यूज थे जहां पर मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, नाउ आई कैन टेक दैट। तो वो एक बोलते ना, जो राह में वो आगे इंसान चला गया, वो ब्लॉक आपने निकाला आपके होम्योपैथिक मेडिसिन से, ना कि सिर्फ आपने उसके स्किन कंप्लेंट को ठीक किया है। ये है एक्चुअल क्योर, ये है एक्चुअल स्कोप ऑफ होम्योपैथी, ना कि केवल उनके फिजिकल एलिमेंट्स को ठीक करना। तो अगर आप भी यही चाहत रखते हैं कि किसी के लाइफ में एक्चुअल डिफरेंस पाना चाहते हो, एक सही ट्रू सेंस में होम्योपैथिक हीलर होना चाहते हो, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है, ये कम्युनिटी आपके लिए है, इसका एक हिस्सा आप हो सकते हो। आपको अगर ये जमता है, आपको अगर ये ऐसा लगता है कि यस इट मेक सेंस टू मी, मुझे ये सही लग रहा है, इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। तो अभी फैसला मैं आपके हाथ में रखती हूँ, नंबर ऑलरेडी बता दी हूँ, डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करना जो भी आपको दिक्कत रहे, स्पेशली गर्ल्स। काफी लोगों की गर्ल्स को ऐसा रहता है ना कि पेरेंट्स छोड़ नहीं रहे हैं, अकेली लड़की को कैसे छोड़ूं, तो उन लोग के सबके लिए बता रही हूँ, गुजरात से मैं वर्कशॉप के लिए 12 जन आ रहे हैं, जिसमें सीनियर प्रैक्टिशनर्स फीमेल्स भी हैं। तो अगर आप सही में आना चाहते हो, तो ये पूरा जो क्रू आ रहा है, ये पूरा जो टीम आ रही है, आप उनके साथ आ सकते हो। घर पे बात करनी है, मैं खुद बात करने के लिए रेडी हूँ, एज योर एल्डर सिस्टर, एज योर कलीग, मैं बात करूंगी, उनको बताऊंगी कि आपको ये कितने हद तक ये वर्कशॉप हेल्प करेगा। तो मेरे तरफ से, मेरे टीम के तरफ से आपको 100% हेल्प रहेगी। अभी आप खुद अपने आप को हेल्प करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, आगे क्या करना है, कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है, ये आपके हाथ में है। सोचो और जल्दी बताना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, मेल के भी और फीमेल के भी। एक बार वो जगह भर जाती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा सीट नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा का भीड़ नहीं लेते हैं, जितना ले पाएंगे, जिनको अच्छे से बता पाएंगे, उतने ही हम लोग लेते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमें बताइएगा कि आप ये कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं या सही में एक होलिस्टिक होम्योपैथ बनना चाहते हैं।
थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आई होप सबने सुना रहेगा, मे बी सबने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन आई होप कि ये लेक्चर आपके लाइफ में किधर ना किधर कोई ना कोई हिस्से में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस लाए। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू खुशबू मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई क्वेश्चन भी रहेंगे बाद में भी, तो आप, जैसे कि अभी बताया गया था, ईमेल आईडी भी है swara.homeo.gurukul@gmail.com, या फिर मोबाइल नंबर 7588539531, इस पे आप डालो आपके मुद्दे और उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।